यस डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो ये आपने पहले ही इंट्रोडक्शन में भी समझा है। और इसके अलावा जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस हुए उनमें भी आपने ये समझा है कि व्हाट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज। और इसी चैप्टर की जो आपका 5th चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स का, तो इसमें जो है इसमें टोटल में कितनी एक्सरसाइज हैं, इसमें 4 एक्सरसाइजेस हैं। तो 4 एक्सरसाइज जो है उनको मार्क किया गया है एज, क्योंकि तो 5th चैप्टर है तो एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4। और आपको ये भी पता है कि एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, क्योंकि आपको पता ही होता है कि जब भी कोई बुक डिजाइन की जाती है तो उसमें हर एक एक्सरसाइज का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई टारगेट रखा जाता है कि जो कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स के जरिए से अचीव करने की कोशिश की जाती है कि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद क्या कुछ आना चाहिए। तो पहली जो एक्सरसाइज इस चैप्टर की है यानी एक्सरसाइज 5.1 जो है, उसमें ये आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। और इस चैप्टर में यूज होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसको आपको समझाने की कोशिश की गई है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। तो फिर उसमें क्या दिखाया गया है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, सिंपल टर्म में हम ये बता सकते हैं कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है इसमें बहुत सारे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जिंदगी में। और मैथमेटिक्स जो है ये हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है कि इसमें मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट हर जगह पे और हर सेटअप पे हो ही जाती है। तो कुछ ऐसे नंबर्स हमारी लाइफ में आ जाते हैं, हमारी लाइफ एक्टिविटीज में आ जाती हैं कि जिनके बीच में कोई पर्टिकुलर, कोई सेम या कोई सर्टन डिफरेंस होती है कि जो कांस्टेंट रहती है, जो सेम रहती है बहुत सारी मतलब सीरीज तक, या वो नंबर जो होते हैं वो प्रोग्रेस में चलते हैं मगर लेकिन बीच में कोई कॉमन डिफरेंस होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई हम कह सके नंबर सीरीज है, वो है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे 5 5 10 करके ये बनेगा 25, इस बनेगा 30, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आगे तक हो जाएगा। पता नहीं कहाँ कितनी लंबी जो है सीरीज बनेगी, क्योंकि 5 ऐड होता जाएगा, रिवर्स में आ जाएंगे या ऐड होता जाएगा, रिवर्स में आएंगे तो या तो सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर नंबर या तो ऐड होता जाएगा अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो वो घटता जाएगा, वो जो पर्टिकुलर नंबर होगा वो कम होता जाएगा, माइनस होता जाएगा बार बार। और ये सीरीज जो बनाती है ये बनाती है एक प्रोग्रेशन, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बाद में कह सकते हैं। और इसमें जो टर्म्स यूज होती हैं आपको पता ही है कि इनको हम मार्क करते हैं A1, ये जो टर्म्स होती हैं इनको A1, A3, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे ही इनको नाम दिया जाता है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन्हीं से ही। तो पहली वाली को हम या तो A1 बोलिए या सिंपली ए बोलिए। ए का मतलब होता है A1 या A1 का मतलब होता है ए होगी पहली टर्म। और इसके अलावा जो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस जो होती है 5 और 10 के बीच में जो है डिफरेंस है वो है 5, उस कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, डी से। और इसके बाद जो इनका तादाद जो होता है वो क्या है, वो कितनी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ओके, तो पहली वाली एक्सरसाइज में यही आप कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। और फिर जब हम या ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है कि इनके बीच में ऐड करना है आपको, और कुछ एक्सरसाइज के जरिए से उसको समझाया गया, बहुत इजी है। उस मैथमेटिक्स तो है ही इजी सब्जेक्ट, और ये चैप्टर जो है ये और भी इजी है। और हाँ, मैं इतना भी कह सकता हूँ, वो सुख से और भरोसे के साथ कह सकता हूँ और बार बार कहते आया हूँ कि जितने भी आपके स्टडी सब्जेक्ट्स हैं या जितने भी आप सब्जेक्ट स्टडी करते हैं एट दिस स्टेज, उनमें सबसे आसान और ईजिएस्ट सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स ही है। मगर दो चीज़ें इसको मुश्किल बना देती हैं। एक टीचर की प्रॉब्लम होती है और दूसरी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। टीचर की ये प्रॉब्लम होती है कि टीचर को इस सब्जेक्ट पे या तो कॉम्पिटेंस नहीं होती है, या दूसरी चीज़ ये होती है कि उसके पास टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्किल्स जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए चाहिए वो नहीं होती है। और दूसरी चीज़ जो होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें पेशेंस नहीं होते हैं, उनमें जो इसमें टॉलरेंस होती है, इसमें जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए तो वो नहीं होती है, कि जिसकी वजह से मैथमेटिक्स जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगता है या डिफिकल्ट
बनता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि मैथमेटिक्स जो है ये इटसेल्फ कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, मगर हमारी जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो होती है और दूसरी चीज़ जो हमारी इम्पेशेंट होना, बेसब्र होना, वो हमें मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट बनाते हैं। दो चीज़ें आपस में आप खुद में पैदा कीजिए, एक टॉलरेंस यानी आप पेशेंस पैदा कीजिए, और दूसरा जो है आप इसमें कंसंट्रेशन दिखाइए और आप आसान इसको पाएंगे, मैथमेटिक्स को बहुत इजी पाएंगे। तो ओके, चलो आगे चलते हैं। तो मैंने बोला कि इसमें डी, और दूसरी वाली एक्सरसाइज जो है उसमें क्या होता है कि इस एक्सरसाइज में आपको दिखाया गया है कि अगर कोई टर्म इनमें मिसिंग होगी, अगर आपको कोई टर्म निकालनी होगी, फॉर एग्जांपल कि आपको 5 दिया गया है, 10 दिया गया है, फिर 15 है, ऐसे ऐसे, और फिर वो कहता है कि 3 टर्म तो दी है इसने, तो फिर कहता है कि इसी की सीरीज में जो आप 20 टर्म जो आएगी वो बता दीजिए, या इसी में जो 25th टर्म जो आएगी वो बता दीजिए, या इसी में जो हम कह सकते हैं 100 फर्स्ट टर्म जो आएगी उसको बता दीजिए, या इसी तरह 62nd वाली टर्म जो आएगी वो बता दीजिए। कोई भी टर्म आपको कहने के लिए कहा जाएगा, कि उसको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो यह है दूसरी एक्सरसाइज का मोटिव, दूसरी एक्सरसाइज का टारगेट, आपको ये आना चाहिए एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद। और अब जो तीसरी की बारी आती है, इसका जो हम कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस हमें करने हैं 2-3, इसमें हमें क्या सीखना है, इसमें क्या हमें टारगेट रखना है कि हमें क्या आना चाहिए, हमें जो इसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं उनका सम करना आना चाहिए। और उस सम को हम सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं, तो उस सम को निकालने के लिए हमारे पास एक तो फार्मूलाज है, उन फार्मूलाज को अप्लाई करके ही हम इन टर्म्स का सम निकालते हैं। तो फिर उस सम को रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। एन का मतलब होता है कितनी टर्म्स का सम आपको निकालना होगा, तो एस मीन्स सम, एस रिप्रेजेंट सम, एस जो है ये सिंबल है सम का, यानी जमा का, एडिशन का। तो कितनी टर्म्स का करना होगा, तो उस वो एन को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसके बराबर होगा। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, हम फिर इस पे वापस आ जाते हैं। एक बात मैं आपको समझाऊंगा ताकि कोई अगर कोई नया स्टूडेंट होगा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा, तो उसको भी ज्यादा मुश्किल नहीं लगना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको कहा गया है कि इनका सम बता दीजिए, ये कितने 1 2 3 4 5 और 6, इनका सम बता दीजिए। तो अगर हम नॉर्मली करेंगे, सिंपल तरीके से भी करेंगे, हम 5 को 10 करेंगे ऐड, फिर 15 करेंगे ऐड, फिर 20 ऐड करेंगे, और ऐसे 25 ऐड करते जाएंगे, और हमें इसका आंसर टोटल में निकलेगा कि हम कहेंगे कि लास्ट पे इनका टोटल कितना हो गया। लेकिन थोड़ा सा ये लेंथी लग रहा है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा स्मार्टर तरीका सम करने का, एडिशन करने का ये है कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स में लिखेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे है 5 10 और वहां से हमें करना है 30 तक हमने ले लिया, तो अब इसको यहाँ रिवर्स में लिखेंगे, 5 के नीचे लिखेंगे 30, फिर इसके नीचे लिखेंगे 25, और ऐसे ही। और इन सब का अगर आप ऐड करोगे, इन दो का जो आपने रिवर्स में वापस लिखा, इनका ऐड जो है ये बनेगा 35, और यहाँ पे अगर ऐड करोगे ये भी बनेगा 35, यहाँ पे अगर आपको 20 आएगा, इन सम करेंगे तो ये भी 35, सबका 35 बनेगा। और ये कितने 35 बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 35, और इसको इंटू करेंगे 6, मगर लेकिन इसका सम जो होगा वो इसके हाफ के बराबर होगा, जो इसका टोटल निकलेगा, क्योंकि आपने इसको दुगना किया, डबल किया, ये उसका निकलेगा, लेकिन आपको खाली इनका करना है तो उसका हाफ ही आपको चाहिए। तो इसका हाफ करके आप इसका आंसर निकालिए, तो आपको इस तरीके से एक स्मार्टर तरीके से इसका आंसर निकलेगा। तो अब इसी तरीके को एक फार्मूला के जरिए से, और भी स्मार्टर नहीं बल्कि स्मार्टेस्ट तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला जो है मैथमेटिक्स ने बनाई है, उसी फार्मूला को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है, क्योंकि उससे आप क्विकली काम करते हैं, उससे क्विकली आपका आंसर निकलता है, जल्दी से आंसर निकलता है। वो फार्मूला क्या बनी है, यही हो गया, सम ऑफ दोज टर्म जितनी होंगी वो किसके बराबर होगा, इनकी जो टोटल नंबर होगा उसके हाफ के बराबर। जैसे मैंने आपको बोला कि इनका हाफ करना है, जो टोटल नंबर होगा, टोटल कितनी होंगी उसका हाफ होगा, और इसके बाद क्या करेंगे आप, इनटू करेंगे 2a, हाँ, तो यानी जो पहली वाली टर्म है उसको डबल कर देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे तो डबल कर दिया उसका, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस n-1, यानी ये कितनी टर्म्स होंगी, n-1 इंटू डी, और फिर इसको जो कॉमन डिफरेंस होगी वो उससे मल्टीपल करना है। तो इसमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एस एन पता होगा, एन पता होगा, ए पता होगा और डी पता होगा, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कि जैसे कि आपने इससे पहले जो 14 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, जैसे वो किया, आसानी से उनका आंसर निकला, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करके उनका आंसर निकला, तो आप इनका भी आंसर निकाल सकते हैं। और इसी एस यानी सम वाली फार्मूला को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या बनेगी, शाबाश n डिवाइडेड बाई 2 इंटू शाबाश a प्लस l भी कर सकते हैं। ये भी एक आसान तरीका है इसको निकालने का, मगर लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, आपको l पता होना चाहिए। l मीन्स के आपको लास्ट वाली टर्म जो है वो पता होनी चाहिए, आपको आंसर निकल सकता है।
तो अब चले बेटा इन दो फार्मूलाज को याद रख के हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर कौन कौन करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 8 15, 16 और 17 हमें करना है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, और उसको पहले हम ये सिंबल्स देंगे और सिंबल्स जब हमें पता चलेगा कि क्या कुछ रिप्रेजेंट करता है, और फिर उसके बाद हम फॉर्मूला को सीधे अप्लाई करके नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या कुछ करना होगा तो आंसर हमें निकलेगा। अगर ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लिकेशन होगी, ज़्यादा कोई बड़ी एडिशन होगी, डिवीजन होगी, तो कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। अगर आप बुक सामने रखेंगे और खुद भी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका काम और भी आसान हो सकता है। तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, कहता है कि कोई कंस्ट्रक्शन जॉब है, इसको किसी कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है या किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है, उसको इसको किसी खास स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करना होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर उसने इस काम में डिले किया तो एक दिन की डिले के लिए उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी 200, और अगर दूसरे दिन डिले हुआ तो 50 रुपये और ऐड होंगे, दूसरे दिन 250 देने पड़ेंगे। फिर अगर तीसरा दिन भी डिले हुआ तो उसको 300 देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही 50 रुपये ऐड होते जाएंगे जितने भी डिलेज हो जाएंगे, जितने भी दिन डिले हो जाएंगे। और टोटल रखा गया है टारगेट इसको अगर 30 डेज का डिले हो गया। तो अब हमें कह रहा है कि ये क्वेश्चन कहता है कि this 300 for the third day extra, the penalty for the each succeeding day being 50 rupees। तो हर एक दिन 50-50 रुपए ऐड होते जाएंगे। then for the proceeding days and how much money has the contractor how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। तो कहता है कि आप बताइए कि इस कॉन्ट्रैक्टर को टोटल में अगर 30 डेज का डिले हुआ तो इसको कितना पैसा पेनल्टी के तौर पे देना होगा। आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। क्वेश्चन यूं कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया है और उस काम में अगर डिले हुआ तो उसको हर रोज जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी। पहले दिन की पेनल्टी होगी 200 और फिर उसमें 50-50 रुपए ऐड होते जाएंगे और 30 दिन का टारगेट दिया गया है। तो जरा इसको हम सिंबल्स में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास है। एक तो हमारे पास कहा गया है कि इसको पहले दिन 200 देने होंगे, दूसरे दिन 250 देने होंगे, और फिर इसके साथ ही एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, एक किस्म का एक नंबर सीरीज बनेगी जिनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होगी। तो पहले वाली होगी 200 और दूसरे दिन होगी 250, तीसरे दिन होगी 300 और चौथे दिन क्या होगी ऐसे 350, सो ऑन एंड सो फॉर। और टोटल कितनी बनेगी 30 डेज तक, यानी कि जो एन जो है एन 30 तक नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेगी वो हमारी 30 बनेगी। तो फिर उसके बाद टोटल अमाउंट उसका कितना बनेगा 30 डेज का। इसको प्रॉब्लम के इस फॉर्मूला के जरिए से सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कुछ दिया हुआ है हमें। तो पहले हमें पहली वाली दी गई है ए, यानी जो स्टार्टिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसकी जो पहली टर्म है वो कितनी है 200, ओके। और फिर उसके बाद जो है एन, यानी कितनी टर्म्स बनेंगी टोटल में, तो 30 दी गई है। और इसके अलावा इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगी वो कितनी होगी, शाबाश, कॉमन डिफरेंस जो है वो 50 रुपए की है। पर दिन 50 रुपीज ऐड होती जा रही हैं। तो हर एक जो हमारे पास टर्म आएगी 200, 250, 300, 350, ऐसे 50-50 रुपए की कॉमन डिफरेंस होगी, जैसे कि मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में समझाया। तो फिर डी कितना है 50। तो उसके बाद निकालना क्या, हमें टोटल सम निकालना है कि 30 डेज का कितना निकलेगा। तो वो तो हो गया सम हो गया एस एन, एस एन मतलब हो गया कि 30 डेज का, यानी एस 30 हमें निकालना होगा कितना बनेगा। तो यहाँ एन की जगह हम लिख सकते हैं 30। तो देयरफॉर हम फार्मूला को अप्लाई करके हम लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू किसके बराबर है, जरा लगा दीजिए फार्मूला। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 शाबाश इंटू 2a शाबाश प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको बस सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो एस एन हमारे पास नहीं है, ये हमें निकालना है। तो एन हमारे पास 30 है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 2, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू ए कितना है, यहाँ पे ए है 200, शाबाश। तो यहाँ पे मैंने इंटू लिखा है, ऐसे डॉट मैंने डाला। तो याद रखना कि अगर आपको 2.5 लिखना हो तो पॉइंट को नीचे रखिए, अगर इंटू लिखना हो तो इसको बीच में रखिए। ये हो गया 2.5, ये हो गया 2 इंटू 5, और इसको आप थोड़ा सा याद रखिए बीच में ही। तो यहाँ पे मैंने इसलिए शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करके 2 इंटू और पॉइंट मैंने बीच में रखा इंटू ए कितना है, ए है 200, शाबाश, प्लस कितना करना है n माइनस 1, एन कितना हमारे पास है
30 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है हमारे पास 50। ओके, आप जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना बनेगा, इसको अगर करेंगे 2 1 2 15 तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 200, 2 इंटू 200 कितना हो गया 400। ओके, प्लस शाबाश, इसको करेंगे 30 में से 1 निकलेगा तो कितना आएगा 21 इंटू क्या आएगा 50। इसको और सॉल्व करते हैं, हाँ तो कितना बनेगा 15 इज इक्वल टू 400, शाबाश, प्लस इसको 50 और 29 को आपस में मल्टीपल कर क्या कर निकलेगा, यहाँ पे 0 आएगा, शाबाश। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, या कोई भी कर सकता है, 4th 5th स्टूडेंट का भी कर सकता है इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन को। मामला बस इतना है कि इनको आपको आना चाहिए निकालना, फिर फार्मूला को लिखना है, फार्मूला को याद रखना है, क्वेश्चन डन। अब कीजिए 0, 5 9 45, यहाँ कितने बच गए 4, 5 2 10, 10 और 4 कितने हो गए 14, शाबाश। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 15 इंटू 400 कितना हो गया 1850, और 1850 को 15 से मल्टीपल करने के लिए हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जरा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो कितना बनेगा, शाबाश 15 इंटू शाबाश 1850, वो कितना बनता है 27,000, शाबाश 750 जो है वो उसको देना पड़ेगा। तो फिर ये इसको टोटल जो है अमाउंट देना पड़ेगा। तो आप लिखिए नीचे कि जो द टोटल अमाउंट द कंट्रैक्टर हैज टू पे एट द एंड ऑफ 30 डेज इज इक्वल टू 27,750, ये इसका आंसर हो गया। तो यह है क्वेश्चन नंबर 15। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, उतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको उसमें जो डिटेल्स है उनको सिंबल्स में कन्वर्ट करना है, वो लैंग्वेज जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करके इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलो इसको मिटा लेते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16, जरा इसको पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16 और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, जरा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 सेज a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If cash prize is 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. तो कहता है कि हमारे पास एक सम है, एक अमाउंट है 700 का। तो इसका मतलब है ये टोटल जितने भी प्राइज, इस 700 को हमें प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने प्राइजेस में, 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमें बताना है कि हर एक प्राइस कितने का होगा। तो इसका मतलब है कि टोटल जो वो 7 है वो किस क्या है, एक्चुअली 700 को ही डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है कि उन 7 टर्म्स का, उन 7 प्राइजेस का टोटल सम जो है वो है 700। तो ये 700 जो है ये हमारे पास है सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, 7 टर्म्स। यहाँ n की जगह हम 7 लिख सकते हैं सीधे। ओके, तो जरा इसके बाद आप देखिए कितना है 700। ओके, तो कितनी टर्म्स हैं, कितने इसको प्राइजेस बनाने हैं 7। तो इसका मतलब है n हमारे पास 7 है, और उसके बाद जो इनकी कॉमन डिफरेंस है ना, डी हमें चाहिए, क्योंकि हमें फार्मूला में डी भी पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे आपने देखा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वगैरह वाला चैप्टर जो है, उसमें भी अगर आपको वो जो डायमेंशंस पता होंगी, जो उनके वैल्यूज पता होंगे, तो फिर आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो अब जरा देखिए कि डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितनी है, वो है हर एक प्राइस जो है वो कहता है कि वो 20 रुपीज जो प्रीसीडिंग प्राइस है उससे कम है। इसका मतलब है कि जो प्राइजेस हैं वो असेंडिंग में नहीं है बल्कि वो डिसेंडिंग में है। पहला वाला बड़ा प्राइस है, फिर उससे 20 रुपीज कम है, फिर उससे 20 रुपीज कम है। फॉर एग्जांपल कि अगर पहला प्राइस जो 100 है, दूसरा 80 होगा, तीसरा उससे 20 कम होगा, 60 होगा, उससे और 20 कम होगा, 40 होगा। तो ऐसे इसको, यानी मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो ऐसे इसको करना है 20 रुपीज कम। अब जरा बताइए, यहाँ पे खास ख्याल रखना है कि ये जो डिफरेंस जो है ये प्लस है या माइनस, यानी जो प्रोग्रेशन जो ये सीरीज ऑफ नंबर्स है ये असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है। अब अगर असेंडिंग में है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगी क्योंकि वो ऐड होता जाएगा। अगर डिसेंडिंग में होगी तो कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 20 माइनस हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 20 है, मगर लेकिन कौन 20 है, -20। 20 रुपए हैं मगर लेकिन वो 20 रुपए माइनस होते जा रहे हैं। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए हमें पता नहीं है। अगर हमें पहली वाली टर्म पता चलती कि पहला प्राइस कितना है तो हम उसमें से 20 कम करते करते उसके 7 प्राइसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पहली वाली प्राइस जो है वो ए से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जो इन नंबर्स की जो सीरीज बनेगी उसमें पहली वाली टर्म जो है वो पहला प्राइस कहलाएगा। वो उसको हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है।
ऐसा ही क्वेश्चन जैसे इससे वाला पहला क्वेश्चन जो बना था, क्वेश्चन नंबर जो 15 था, वैसा ही ये भी है। तो लगा दीजिए सीधे फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, शाबाश, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, जरा दे दीजिए वैल्यू। एस एन कितना है, वो तो पहले इसने 700 बोला है, और फिर उसके बाद n कितना दिया है, उसने दिया है 7 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, क्योंकि n जो है वो 7 दिया हुआ है, शाबाश, इंटू 2 इंटू ए हमें पता नहीं है, वही तो पहली टर्म है, पहला प्राइज है, वो हमने a लिखा, शाबाश, प्लस n माइनस 1, n कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d तो हमें -20 है, यही तो इसकी कॉमन डिफरेंस है। जरा निकालिए, अब सॉल्व कीजिए। अब जो 700 यहाँ पे है, ये 7/2 जो है, ये यहाँ इस सारे के साथ मल्टीपल है। अगर इक्वेशन में हम किसी नंबर को अगर कहीं एक साइड में, लेफ्ट वाली साइड में या राइट वाली साइड में मल्टीपल होगा, उसको यहाँ डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है कि 7/2 हमें यहाँ पे डिवाइड करना था, हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको मल्टीपल करेंगे, लेकिन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या रह गया, 2 इंटू ए हो गया 2a, शाबाश, प्लस 7 माइनस 1 हो गया 6, और 6 को किसके साथ मल्टीपल करना है, -20 के साथ, लेकिन इन दो को साइड्स को एक जगह नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसको किस में रखेंगे, ब्रैकेट में, तो यहाँ का वो ब्रैकेट रख सकते हैं। तो फिर कितना हो गया, 7 1 जा 700 सार है, हो गया 700 इंटू 7 हो गया 700, तो फिर कितना बनेगा, शाबाश, 100 इंटू 2 कितना हो गया, शाबाश, 200। ओके, हाँ ठीक है। अब इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिखेंगे 2a, तो 2a ही रखें क्योंकि a का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, प्लस, और प्लस माइनस हो गया माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 620 हो गया 120, अगर 6 इंटू 20 करेंगे तो वो आएगा 120, मगर लेकिन माइनस, क्योंकि 20 के साथ माइनस है। ओके, अब जरा देख लीजिए, ये 200 जो है 120 जो है, अगर वहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 200 और वो 120 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a, वो कितना हो गया, शाबाश, 320, यानी 200 प्लस 120 हो गया 320 इज इक्वल टू 2a, और इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, शाबाश, इसको यहाँ पे ले जाइए, तो जरा देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो गया 320 इक्वल टू 2a, और ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 320, और फिर a इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई 2, वो कितना हो गया, 2 1 2, शाबाश, यहाँ कितने बच गए, 1 2 6 12 और 0, तो a कितना निकला हमें 160। तो इसका मतलब है कि जो पहला प्राइज है, फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू फर्स्ट प्राइज जो है वो कितना है, वो है 160। अब जरा उसके बाद सेकंड प्राइज कितना, ऐसे लिखिए, सेकंड प्राइज कितना होगा, वो कितना, इसमें से 20 कम, तो वो कितना बनेगा, शाबाश, 140, ऐसे दूसरा निकालिए, तीसरा निकालिए, चौथा निकालिए, और फिर जैसे आप कहाँ तक 20 माइनस करके आपको पूरे 7 प्राइजेस निकल सकते हैं। यहाँ पे थर्ड प्राइज कितना होगा, थर्ड प्राइस होगा इसमें से 20 का 120, ऐसे 7 तक कर लीजिए, वो लास्ट वाला प्राइस जो है वो 40 होगा, और फिर उसके बाद अगर इनका आप टोटल करेंगे वो आएगा 700 के बराबर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्लियर हो गया। रफ निकाल के उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए और आपको जिंदगी भर कभी ये क्वेश्चन जो है मुश्किल नहीं लगेगा, और इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आगे भी आएगा उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, शाबाश, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वो भी इससे आसान होगा, बस हमें उसको थोड़ा समझना आना चाहिए, और उसके जो सिंबल्स इसमें क्या यूज हुए हैं उसको उस लैंग्वेज में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो लैंग्वेज है उसमें उसकी टर्मिनोलॉजी में उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, और फिर उसके बाद सिंपल सी फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी जो नॉर्मल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह जो मैथमेटिकल प्रोसेस लगेंगे उनको सॉल्व करना होगा। तो जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है कि इन ए स्कूल students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। अब बुक अगर आप सामने रखेंगे तो उसको देखेंगे क्वेश्चन क्या है तो और भी आसान लगेगा। कहता है कि एक स्कूल के बच्चे जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए अपने स्कूल के अराउंड जो है वो ट्रीज लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। और कहता है कि ये डिसाइड हो गया कि जो क्लास होगा वो उतने ट्रीज प्लांट करेगा जितना क्लास का नंबर होगा। यानी मतलब अगर क्लास फर्स्ट है वो एक ट्री, मगर लेकिन 3 सेक्शंस हैं तो एक एक हर एक सेक्शन जो है वो एक एक प्लांट जो है वो प्लांट करेगा। तो इसका मतलब है कि क्लास फर्स्ट जो है वो टोटल में 3 ट्रीज प्लांट करेगा, क्योंकि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, हर एक सेक्शन जो है एक एक प्लांट करेगा दिस ट्री। तो फिर कहता है इसी तरह जो है ये क्लासेस टोटल में कितने हैं, वो है 12 क्लास, ठीक है ना। प्लांट 2 ट्रीज आर ऑन
A section of class 12 will plant 2 trees and so on till जब तक ये क्लास 12 तक पहुंचेगा. There are 3 sections of each class. तो हर एक क्लास के जो 3 सेक्शंस है और कहता है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, और आप बताइए कि इन टोटल स्टूडेंट्स के टोटल ट्रीज कितने प्लांट करेंगे. तो जरा क्वेश्चन को यूं समझते हैं, सिंपली बच्चे डिसाइड करते हैं कि हम स्कूल के अराउंड एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स लगाएंगे, मगर ये भी फैसला करते हैं कि जो क्लास का नंबर होगा तो वो उतने प्लांट्स लगाएगा. मगर साथ ये भी क्वेश्चन में कहा गया है कि हर एक क्लास के 3-3 सेक्शंस हैं. मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर क्लास फर्स्ट है तो इसका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 1, 1, 1 और 3